नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन और हाजिर हूं मैं आपके साथ अलाना खान इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, रूस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन पर आक्रामक हमले जारी कर रखे हैं। अपने बचाव में यूक्रेन भी रूस पर हमले कर रहा है। तो वहीं रूसी सेना उत्तर पूर्वी और पूर्व की यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। ये जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी ने दी है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन शांति चाहता है और रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जिसमें नाटो के संबंध में तटस्थ स्थिति भी शामिल है। ये बात यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी रॉयटर को बताई है। उन्होंने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से कहा है कि यदि बातचीत संभव है तो उसे आयोजित किया जाना चाहिए। इसके जवाब में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन की सेना द्वारा हथियार डालने के बाद ही हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के अलगाववादियों ने क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बनाई। रूसी समर्थित अलगाववादी नेताओं को उम्मीद है कि उनके सैनिक बहुत जल्द यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों की सीमाओं की ओर बढ़ जाएंगे। रूसी समाचार एजेंसियों ने शुक्रवार को अलगाववादी नेताओं के हवाले से यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि अलगाववादियों जिनकी स्वतंत्रता मॉस्को ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने से पहले सप्ताह मान्यता दी थी, वर्तमान में उन प्रांतों के सिर्फ कुछ हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। आइए आपको बता दें कि यूक्रेन पर तेज होते हमलों के बीच यूरोपीय संघ यानी ईयू ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में नाजियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एस्टोनिया यूक्रेन को भेज रहा टैंक रोधी मिसाइलें और विमान। एस्टोनिया ने यूक्रेन को रैंद रोधी टैंक रोधी मिसाइलें और विमान रोधी युद्ध सामग्री भेजी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के महासचिव कुस्ती सालम ने कहा है कि हम 25,000 सूखे भोजन, चिकित्सा उपकरण, व्यक्तिगत उपकरण भेज रहे हैं और साथ ही कहा कि गोला बारूद, अतिरिक्त मिसाइलें और विमान भी यूक्रेन को प्रदान कर रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और मानवीय सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा है, अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री बेनेट ने लड़ाई के जल्द खत्म होने की उम्मीद दोहराई और कहा है कि वो इन मुश्किल दिनों में यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन द्वारा शांति वार्ता की अपील किए जाने पर रूस अपनी शर्तों के साथ तैयार हो गया है। वहीं इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए रूस का समर्थन करता है। तो वहीं यूक्रेनी सेना के हथियार डालने के बाद ही यूक्रेन से बात करेगा रूस। और साथ ही आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा है कि मॉस्को कीव के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होगा, लेकिन उससे पहले यूक्रेनी सेना को अपने हथियार डालने होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि मॉस्को नहीं चाहता है कि यूक्रेन पर नव नाजियों का शासन हो। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद रूस ने गुरुवार को भूमि, वायु और समुद्र से अपना आक्रमण शुरू किया। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक यूरोपीय राज्य पर सबसे बड़ा ये हमला है। तो आपको बता दें कि प्रतिबंधों से मॉस्को की समस्या होगी पैदा, लेकिन उनका निकाला जाएगा समाधान। क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा है कि यूक्रेन पर उसके आक्रमण के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंध मॉस्को के लिए समस्याएं पैदा करेंगे, लेकिन उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ संभावित दंडात्मक उपायों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और यह भी कहा है कि रूस ने प्रतिबंधों के खतरे से खुद को बचाने के लिए जानबूझकर विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता कम की है।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, राशेल कछवाहा विदेशी मामलों के जानकार। आपका बहुत बहुत दोनों लोगों का स्वागत है समाचार नेशन में। सबसे पहला सवाल हमारा आरबी उपाध्याय जी से है कि जिस तरह से यूक्रेन पर हमले की वजह हम जो देख रहे हैं कि वार लगातार जारी है दूसरे दिन भी, क्या नाटो से संबंध बनाने की कोशिश या फिर कोई और मामला सामने आ रहा है? आरबी उपाध्याय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सिर्फ और सिर्फ नाटो से संबंध बनाने की, नाटो गुट ज्वाइन करने के लिए जो कोशिश यूक्रेन कर रहा था वो रूस को नागवार गुजर रहा है। रूस नहीं चाहता कि नाटो या नाटो की सेना या नाटो का वर्चस्व उसकी सीमा तक पहुंचे। यूक्रेन और उसकी सीमा पर अगर अमेरिका या अमेरिका की या नाटो की फौजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। रूस ऐसा महसूस करता है और इसी कड़ी में आप देखेंगे पहले भी आक्रमण हो चुका है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन में जो अलगाववादी थे, रूस समर्थन प्राप्त था, तो वो कुछ दिन पहले ही उसने कुछ इलाकों को स्वतंत्र राष्ट्र की संज्ञा दी और घोषणा की, और बहुत सारे लोग रशियन लैंग्वेज यूक्रेन में बोलते हैं जी। और इससे पहले अगर इतिहास में देखा जाए तो रशिया का जब से विघटन हुआ तब से बहुत सारे अलग अलग देश बने जी। उसी कड़ी में कहीं न कहीं बहुत सारे जो देश हैं उन पर रशिया अपना वर्चस्व बनाए हुए या बनाए रखना चाहता है। इसलिए उसकी कोशिश है कि भी यूक्रेन फौज न रखे, और जब विघटन हुआ था रूस का तो मौखिक रूप से यह हुआ था कि नाटो अपना विस्तार उसकी सीमा तक नहीं करेगा या विघटन के समय रूस से टूटकर जो देश बन रहे हैं उन्हें अपना मेंबर नहीं बनाएगा, ऐसी मौखिक शर्त भी थी। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पहल कर रहा था और रूस को चैलेंज प्रस्तुत कर रहा था, तो रूस ने उन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं आक्रमण किया, और अब रूस यही चाहता है कि भाई यूक्रेन समर्पण करे, यूक्रेन की सेना समर्पण करे, उसके बाद बातचीत का दौर शुरू। और मैं समझता हूं कीव के जितने नजदीक रूसी सेना पहुंच चुकी है और जो यूक्रेन में विद्रोही गुट हैं वो भी सक्रिय हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जी। यूक्रेन को देखिए सहायता तो नाटो के देश दे रहे हैं, गोला बारूद और दूसरे प्रतिबंध भी रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया है कि हमारी मिलिट्री यूक्रेन में जाके रूस के खिलाफ नहीं लड़ेगी। और ये अच्छा भी है, अगर यूक्रेन में नाटो सेनाएं आती तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाता, क्योंकि रशिया ने साफ कह दिया था इस बीच में जो कोई भी आएगा उसको रूस बख्शेगा नहीं। जी जी। और पुतिन के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक बार जो भी फैसला ले लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। रहा प्रतिबंध कितने कारगर होंगे, तो रूस और चाइना दोनों कहीं ना कहीं एक हो चुके हैं, और चाइना एक आर्थिक शक्ति है और एक ओपन विंडो चाइना से रूस को मिलेगी, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम भारत के लिए खतरनाक होंगे, ऐसा देखा जा रहा है जी। क्योंकि भारत के साथ चाइना का सीमा विवाद है और समय समय पर अरुणाचल और दूसरे हिस्सों पर चीन अपना दावा प्रस्तुत करता रहा है। ऐसे में अगर रूस हमारी तरफ नहीं होगा या चाइना के साथ खड़ा होगा तो भारत के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम बॉर्डर पर चीन क्रिएट करेगा। तो इस समय भारत की स्थिति भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद एक अजीब स्थिति हो गई है कि वो किसके साथ खड़ा हो, किसके सपोर्ट में खड़ा हो, बीच का रास्ता अपनाए या जिस तरह से चाइना रूस के साथ खड़ा है उस तरह से रूस के साथ खड़ा हो। ये फैसला भारत की सरकार को लेना है।
ये फैसला भी बहुत सोच समझ कर लेना है कि इसके दूरगामी परिणाम। और बिल्कुल ठीक कहा, देखिए रसिया बहुत दिन से अपने आप को तैयार कर रहा था। उसे पता था कि मैं यूक्रेन पर हमला करूंगा तो मेरे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लागू होंगे। उसी के मद्देनजर उसने अपनी तैयारी की थी, तो वो तैयार है जो भी प्रतिबंध लगे उन सबको झेलने के लिए। लेकिन ये जो युद्ध है ये विश्व के हित में नहीं कहा जाता। मैं मानता हूं मतभेद होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन समाधान उनका युद्ध नहीं है। जी उपाध्याय जी, इस बीच आपको हम कुछ सेकंड्स के लिए रोकना चाहते हैं, कुछ मिनट के लिए। यही सवाल रशेल आपसे हमारा है कि जो सेम सवाल उपाध्याय जी से था कि यूक्रेन पर जो ये वार हो रहे हैं, क्या इसे अंदरूनी कोई नाटो से संबंध जो बनाने की कोशिश की गई थी या फिर कोई अंदरूनी मामला हो सकता है? रशेल, आप इसको किस तरह से देखते हैं? रशेल जी, आरबी उपाध्याय जी की मैं बात सुन रहा था। मैं आरबी उपाध्याय जी की बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। पहली चीज यह है कि सैंक्शंस लगाना ये कोई क्या कहते हैं समाधान नहीं है। तब सैंक्शंस आपने क्या कहते हैं रशिया के ऊपर लगा दिए, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप देखे चलिए कि फ्रांस, ब्रिटेन और आपके जर्मनी, ये तीनों नाटो की सबसे प्रमुख देश हैं और 35% जो ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज गैसेस जो हैं वो रशिया के थ्रू खरीदे जाते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि फ्रांस के अंदर अभी चुनाव होने वाले, चुनाव के दौरान जो इमानुएल मैक्रों की सरकार है उनके अपोजिशन में प्रोएक्टिव लापेन खड़ी हुई है और लापेन नहीं चाहती कि रशिया के साथ संबंध खराब हो। दूसरी चीज ये है कि फ्रांस के अंदर का एक दिल ये भी है कि वो भी साथ ये नहीं चाहता कि नाटो के साथ अब फ्रांस भी रहे, क्योंकि नाटो के साथ ज्यादा रहना भी अब ज्यादा एक तरीके से खतरे से खाली नहीं है। एक चीज से मैं एक और चीज से सहमत हूँ उपाध्याय जी की, कि उन्होंने बात बोली कि इंडिया को इस चीज में क्या रिस्पॉन्स के मामले में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सोचना चाहिए रिस्पॉन्स के मामले में, क्योंकि आज ही के दिन आपको मैं बताऊं कि एंटनी ब्लिंकन उधर के विदेश मंत्री हैं, उनका कॉल आया जयशंकर के पास, क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के प्रेसिडेंट से बात करी। तो एक खास स्टेटमेंट में एंटनी ब्लिंकन ने बोला है कि आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स करें, मतलब एक खास स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रशिया के खिलाफ। इंडिया नहीं चाहता कि रशिया के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना रशिया के साथ एक तरीके से आप दुश्मनी करने के समान कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि रशिया से क्या कहते हैं दुश्मनी कर सके। और 70% जो आपके हथियार हैं, एम्यूनेशन है, वो रशिया के थ्रू खरीदे जाते हैं। दूसरी चीज है कि रशिया ने हमेशा हर मोमेंट पे इंडिया का साथ दिया है। अब यहाँ तक कि यूक्रेन के मुद्दों की बात करें, यूक्रेन और इंडिया के संबंधों की बात करें, यूक्रेन और इंडिया के संबंधों में इतना कोई खास विशेष लगाव देखने मिला नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री का दौरा यूक्रेन में हुआ नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, वो सबसे पहले रशिया जाते हैं और रशिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, ना कि यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रही है कि वो यूरोपियन कंट्रीज के झुकाव में ज्यादा रहे, ना कि एशियन कंट्रीज से। जी आरबी उपाध्याय जी, हमारा आपसे अगला सवाल है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उस तौर पर आप शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? आरबी उपाध्याय जी, आपकी अगली प्रतिक्रिया। देखिए, शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिल रही है। जब भी कहीं युद्ध होता है विश्व के किसी भी दो देशों में, उसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिलता है। जी, इकोनॉमी प्रभावित होती है, बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे, बहुत सारे पुराने समीकरण बिगड़ेंगे। जी, ऐसी परिस्थिति में व्यापार प्रभावित होता है। यूक्रेन के साथ हमारी न्यूक्लियर डील है, वहां से बॉयलर वगैरह हम परचेज करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर इक्विपमेंट हम यूक्रेन से लेते हैं। जी, अगर संबंध खराब होते हैं या युद्ध की स्थिति में हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहीं न कहीं धक्का लगेगा। जी,
ऐसा माना जा रहा है कि वहां से आपूर्ति बाधित होगी। वहीं रसिया भी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे आर्म्स एम्यूनिशन का जी। प्रिक्योरमेंट हम रसिया से करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहे S-400 मिसाइल या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, जी वो रसिया हमें देने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तैयार रहता है और देता है। जी अमेरिका से हमें ऐसी उम्मीद नहीं कि वो हमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, जबकि रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और रूस हमारे संकट के समय का साथी है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रूस हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा था, जी तो उसका लगाया खड़ा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां भिन्न है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो। अब ये भारत को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ खड़ा हो, अमेरिका। जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उपाध्याय जी से हमारा संपर्क कट गया है। राशेल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। राशेल जी, जैसे कि उपाध्याय जी से जो सवाल था, मेरा एक सवाल ये भी है कि दैनिक यूज में जो डेली यूज वाली चीजें हैं, क्या उस पर भी कुछ बहुत ज्यादा अधिक नजरिए से हम लोग देख सकते हैं? क्या असर पड़ेगा डेली यूज की चीजों पर? यूजर्स की बात करी जाए तो वैसे तो रशिया के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कोई खासा असर देखने नहीं मिलेगा। पहली चीज यह है कि सैंक्शन लगने के बाद कितना असर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो चीज देखने लायक चीजें होंगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें जाए तो मोस्टली जो नेचुरल गैसेस, मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, जैसे अभी पहले बात करी कि नेचुरल गैसेस और ऑयल गैसेस पे ज्यादा निर्भर रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, वो अधिकतर नेचुरल गैसेस रशिया के साथ खरीदते हैं। देखने लायक ये चीज होगी कि इस वॉर सिचुएशन के अंदर जो अभी हमला किया है रशिया ने यूक्रेन पे, तो इस वॉर सिचुएशन के अंदर आने वाले समय में सैंक्शंस लगने की बात चल रही है और अमेरिका ने हैवी सैंक्शंस इम्पोज भी करे हैं रशिया के ऊपर। तो आने वाले समय के अंदर ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत असर देखने मिलेगा। बाकी यूरोपियन कंट्रीज पे तो कोई ज्यादा असर नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि उनके वैसे ही संबंध रशिया के साथ काफी अच्छे हैं। जी राशेल जी, अमेरिका ने भी अपनी ताकत, अमेरिका जो अपनी ताकत का दावा करता है, लेकिन अब वो खामोश बैठा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय राशेल? इस पे खामोश बैठा इसलिए है कि आप देख ही रहे हैं कि सोवियत संघ के समय उन्होंने क्या करा था रशिया के साथ, जो रशिया के साथ अमेरिका ने। तो अमेरिका का आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज प्रोस्पेक्ट में अगर दर्शकों को समझाऊं तो एक तरीके से 80 के दशक में सोवियत यूनियन का जब विखंडन हुआ और सोवियत यूनियन के विखंडन के समय जब यूक्रेन बना, तो यूक्रेन के बनने के समय आपने देखा कि रशिया ने काफी एक तरीके से इम्पोर्ट करने की चीजें करने की कोशिश करी यूक्रेन के ऊपर, कि यूक्रेन को एक तरीके से हाश पे लाया जाए और सपोर्ट किया जाए। और जहां तक अमेरिका की बात करी जाए तो अमेरिका ने भी कई चीजें सोवियत यूनियन को रोकने के समय नेटो की गठन किया। तो नेटो के गठन के टाइम पे उन्होंने सोवियत के प्रभाव को खत्म करने की बात कही थी। अब रीजन एक चीज ये भी आती है कि जब आप बोल रही है अमेरिका कि हम ये जो हो रहा है इसको रोकना चाहते हैं और बहुत बेकार चीजें कर रही है रशिया। तो मैं याद दिला दूं कि जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रशियन जो उस समय के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं निकिता क्रुश्चेव के साथ में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जब अमेरिका के दरवाजे पे मिसाइल रखी थी, तो उन्होंने डील करा कि भैया आप अपनी मिसाइल हटा लीजिए, यहाँ से हम क्या कहते हैं टर्की से आपकी मिसाइल हटा देंगे, आप पे हमला नहीं करेंगे। आज वही सिचुएशन इधर आ गई है यूक्रेन के साथ, कि यूक्रेन में ये स्थिति बन चुकी है कि रशिया अमेरिका इम्पैक्ट से क्या कहते हैं उसको कोशिश कर रही है कि चीजें हटें, लेकिन चीजें और बदतर होती जा रही हैं। जी हमारे साथ अब आरबी उपाध्याय जी फिर से जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी,
अपनी ताकत का बहुत ज्यादा दावा करता है, लेकिन अब वो खामोश बैठा है। आरबीआई उपाध्याय जी, आपका इस पर आपकी राय? देखिए, अमेरिका का अपनी फौज दूसरे देशों में भेजना और वहां लड़ाई लड़ने में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। तो हमने देखा है कि रिसेंटली अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका के सैनिकों को वापस जाना पड़ा। जिस हालत में अफगानिस्तान को छोड़ा गया वो किसी से छुपा नहीं है। जहां जहां अमेरिका ने अपनी फौज डिप्लॉय की है और वहां युद्ध में अगर उलझी है, वहां जो उसका एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा है। इसलिए वो आज यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की, और कोई इस समय ये नहीं चाहता कि रशिया के साथ डायरेक्ट दुश्मनी ली जाए या डायरेक्ट जवाब दिया जाए। रशिया ने खुले तौर पर तो परमाणु विकल्प अपना सकता है अगर और कोई अगर इंटरवेंशन करता है या किसी तरह का दखल देता है। और वो ये नहीं कहता कि मैं रूसी और बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी और राशेल कछवाहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बिंदु साझा करने के लिए। और समाचार नेशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम ऐसे ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए समाचार नेशन।